लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर इस वक्त चर्चा जारी है। इसे कल नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन पेश किया गया था। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है। प्रस्तावित कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस बिल में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। लोकसभा में ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। तो देखिए 4 बातें निकल कर आई। एक तो ये कि चूंकि दिल्ली विधानसभा, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, एक संघ शासित यहाँ पे क्षेत्र है, यहाँ की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। साथ ही साथ संसद में 33%, राज्य विधानसभाओं में भी 33%, और जो इसका कार्यकाल होगा वो 15 सालों के लिए होगा। ये कुछ 4 अहम बातें आपने अभी केंद्रीय कानून मंत्री के हवाले से सुनी। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भाजपा ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये पहले ही फैसला किया कि आरक्षण होना चाहिए। संगठन में महिलाओं को आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो वडोदरा में हुई, उसमें सबसे पहले संशोधन करके महिलाओं को सशक्त करें पार्टी में। इसके लिए 33% महिलाओं से पद भरे जाएंगे, ऐसा निर्णय किया। भाजपा लगातार लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही, और जब अटल जी की सरकार आई तो बिल लेकर के भी आई। कई बार सर्व समिति की बैठकें बुलाई सभी दलों की, कई बार प्रयास अटल जी ने किए, और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 1996 में 11वीं लोकसभा के दौरान एसटी देवेगौड़ा के समय भी ये पहली बार प्रस्तुत हुआ। उसके बाद ये कमेटी में चला गया और कमेटी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल भी समाप्त हो गया। और अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी कहा कि यूपीए की सरकार में जब महिला आरक्षण बिल आया तब बीजेपी ने इसका समर्थन किया था। यूपीए फर्स्ट के समय 17 दिसंबर 2009 में ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई, जो बिल इन्होंने पेश किया मनमोहन सिंह जी के समय, इस रिपोर्ट के बाद 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया गया। 2 दिन चर्चा हुई। चर्चा का दौरान विरोध भी काफी हुआ, कुछ सांसदों ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी, लेकिन अंततः राज्यसभा से ये बिल पास हुआ। इसमें भाजपा का सपोर्ट था, भारतीय जनता पार्टी ने खुले मन से सपोर्ट किया था इस बिल का। राज्यसभा में चर्चा तथा पास होने के बाद 12 मार्च को, अध्यक्ष जी जैसा आप प्रक्रिया जानते हो संसदीय परंपरा की, 12 मार्च 2010 को ये बिल लोकसभा में कम्युनिकेट हो गया। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने इसको पढ़ दिया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी हो गया। और जब प्रॉपर्टी हो गया तो उसके बाद कई बार हम प्रतिपक्ष में थे, उस समय हमने भी डिमांड की कि इस बिल को ले आओ, लेकिन इनको सत्ता सुख का ज्यादा विषय था, इस बिल के बारे में चिंता कम थी, इसलिए बिल लेके नहीं आए। और आज बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय नारी का धैर्य समुद्र के समान है
और उन्होंने नदी की तरह सबके कल्याण के लिए काम किया है। सोनिया गांधी ने मांग की कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उप कोटे के साथ महिला आरक्षण विधेयक तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है। और 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर संसद में जारी चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लगा था कि सोनिया गांधी राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगी क्योंकि वे विपक्ष की आवाज हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि इस बिल के लिए आवाज उठाने वाली महिलाओं में बंगाल की गीता मुखर्जी और बीजेपी की सुषमा स्वराज के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सोनिया गांधी ने एक बार भी उनका जिक्र न करते हुए ये साबित कर दिया कि वे किस तरह राजनीति से प्रेरित हैं। आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगी, क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज थी। मैं उनका सम्मान करता हूं सर। इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा आवाज उठाई वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। 33% यदि रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में यदि लागू होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं इन दो महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। यह किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है, यह बिल आपका नहीं है। और नए संसद भवन में पहले दिन की कार्यवाही में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में महिला आरक्षण बिल का पुरजोर समर्थन किया। पीएम के भाषण के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसको लोकसभा में पेश किया। और दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बिल को दोनों सदनों से पारित किए जाने और कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। एक बार फिर से चर्चा में आने वाला ये महिला आरक्षण जो बिल है वो पहली बार पेश नहीं किया गया है, आपको बता दें, बल्कि इससे पहले भी कई बार इसे पटल पर पेश किया गया, जिस दौरान कई अराजक दृश्य भी देखने को मिले। दरअसल महिलाओं के लिए संसद में सीटें आरक्षित करने के लिए इस विधेयक को 1996 में HD देवगौड़ा वाली सरकार के नेतृत्व वाली सरकार ने सबसे पहले इसे पेश किया था। इस प्रयास के बाद कई बार सरकारों ने इसे पारित करने के लिए पेश किया, लेकिन हर बार विरोध और सर्वसम्मति नहीं बन पाने के कारण इसे पास नहीं किया जा सका। हालांकि साल 2008 में यूपीए की सरकार में फिर से बिल पेश किया गया और 2010 में राज्यसभा में इस पर मुहर लग गई, लेकिन इस दौरान भी इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। 12 सितंबर 1996 वो दिन जब पहली बार महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया गया था। दरअसल 13 पार्टियों के गठबंधन वाली संयुक्त मोर्चा सरकार के कानून राज्य मंत्री रमाकांत जी खलप ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। हालांकि इस दौरान गठबंधन में शामिल जनता दल के कई नेता और गठबंधन के कई घटक इस बिल के विरोध में खड़े थे। इसके अगले दिन सीपीआई की गीता मुखर्जी इस बात का जिक्र निशिकांत दुबे कर रहे थे। उनकी अध्यक्षता वाली एक संयुक्त समिति बनाई गई जिसमें ममता बनर्जी, मीरा कुमार, नीतीश कुमार, शरद पवार, उमा भारती, सुषमा स्वराज समेत 31 लोग शामिल थे। इस पैनल ने कई सुझाव दिए, जिनमें से एक था कि महिलाओं को 1/3 से कम आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। कई सुझावों के साथ कमेटी ने दिसंबर 1996 में एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट का काफी विरोध हुआ। विरोध करने वालों में उस समय नीतीश कुमार भी शामिल थे। दरअसल उन्होंने ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात कही थी। इसके बाद कई लोगों के विरोध के बावजूद भी 16 मई 1996 में विधेयक को चर्चा के लिए लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन फिर सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर ही इसका काफी विरोध हुआ। संयुक्त मोर्चा की सरकार कई विरोधों के बाद विधेयक पारित नहीं कर सकी और लोकसभा के खत्म होने के साथ ही ये मुद्दा भी खत्म हो गया। वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 1998 से 2004 तक कई बार इस बिल को पारित करने की कोशिश की। इस दौरान 1998 में पहली बार लोकसभा में अराजक दृश्य भी देखने को मिले, जब बिल के विरोध में हो रहे हंगामे के बीच आरजेडी के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अध्यक्ष जीएमसी बालायोगी से विधेयक की प्रतियां छीनी और उसे फाड़कर फेंक दिया। ऐसा ही हंगामा उस साल दिसंबर में भी देखने को मिला। दरअसल 11 दिसंबर 1998 को एक बार फिर बिल को पास करने के लिए पेश किया गया,
इस दौरान जमकर हंगामा होने लगा और इस बीच स्पीकर की कुर्सी की ओर जाने से रोकने के लिए टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के सांसद दारोगा प्रसाद सरोज का कॉलर पकड़ लिया। उस दौरान मुलायम सिंह यादव और आरजेडी के सांसद रघुवंश प्रसाद यादव बिल के इतने खिलाफ हो गए थे कि उन्होंने इसे गैर कानूनी करार दे दिया था। इसके बाद 6 मई 2008 को यूपीए सरकार इस संविधान संशोधन बिल को राज्यसभा में लेकर आई और इसे स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश किया गया। इसके बाद 17 दिसंबर 2009 को कमेटी ने बिल पर सहमति जताई। अब तक नीतीश कुमार इस बिल का विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्हें यहां यू टर्न लिया और विधेयक के समर्थन में उतर गए। उस दौरान नीतीश कुमार का ये यू टर्न उनके पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी शरद यादव के लिए एक बड़ा झटका था, जिसके बाद उन्हें काफी शर्मिंदा होना पड़ा। इसके 2 दिन बाद 9 मार्च 2010 को बिल राज्यसभा में पेश किया गया, जहां 2/3 बहुमत से यानी 186 वोट के साथ इसे पारित कर दिया गया। जहां इसके पक्ष में 186 वोट पड़े, वहीं इसके विरोध में केवल एक किसान नेता शरद जोशी थे। इस बिल के पारित होने के एक दिन पहले भी राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। दरअसल उस दौरान सपा के नंद किशोर यादव और कमाल अख्तर तत्कालीन सभापति हामिद अंसारी के मेज पर चढ़ गए। नंद किशोर ने माइक्रोफोन उखाड़कर फेंक दिया। इतना ही नहीं, उस दौरान लालू के लोग कहे जाने वाले राजनीति प्रसाद ने तो विधेयक की एक प्रति फाड़कर सभापति पर ही फेंक दी थी। इनके साथ ही समाजवादी पार्टी के वीरपाल सिंह यादव, लोक जनशक्ति पार्टी के साबिर अली, आरजेडी के सुभाष यादव और निर्दलीय एजाज अली ने भी चर्चा रोकने की कोशिश की। इस हंगामे के बाद इन 7 सांसदों को अनियंत्रित आचरण के लिए निलंबित कर दिया गया और राज्यसभा से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा टीएमसी ने भी इसके वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और बसपा सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। तो ये कुछ इस बिल के संबंधित इतिहास, किस तरह से अराजक इतिहास रहा है, किस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने अराजक स्थिति सदनों में पेश किया, चाहे वो लोकसभा की बात हो, राज्यसभा की बात हो, जो बिल की कॉपी उसको फाड़कर फेंकने की कोशिश की। तमाम राजनीतिक पार्टियों का इतिहास इस बिल को लेकर क्या कुछ रहा है, वो हमने आपको इस ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश की। और इस सब के बीच महिला आरक्षण बिल को लेकर इंडी गठबंधन के 2 बड़े दलों राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के सुर नहीं मिल रहे हैं। एक और जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो शुरू से ही महिला आरक्षण के हिमायती रहे हैं और बिहार में हमने इसको लेकर ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं। महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो पौराणिक जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से हम लोगों का ये है, तब हो रहा अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कह दी है। ये लागू तो करेंगे नहीं, तो इनको जो करना था एक हो जाना चाहिए था 21 में, हर 10 साल पर होता था, तो हो नहीं रहा है। और वहीं जदयू के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लल सिंह ने भी लोकसभा पर बिल जारी चर्चा के दौरान विधेयक के समर्थन की बात कही। हालांकि राजीव रंजन सिंह ने समर्थन के साथ ही जातीय जनगणना की मांग भी सामने रखी है। महिला आरक्षण बिल 2023 का हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड समर्थन करती है। हम समर्थन इसलिए करते हैं कि हमारा विश्वास है महिला सशक्तिकरण में, लेकिन जो सरकार ने जो बिल लाया है और जो इनकी मंशा है, वो मंशा इनको महिलाओं को सांसद में या विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है। ये 26 पार्टियों का जो INDA ये बना है, उसका पैनिक रिएक्शन है। और उधर आरजेडी इस विधेयक को लेकर बहुत उत्साहित नजर नहीं आ रही है। पार्टी का मानना है कि यह विधेयक वर्तमान स्वरूप में सामाजिक न्याय नहीं लाने वाला है। ये खोखला है और कमाल की बात यह है कि ये कब से लागू होगा इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। जनगणना ही नहीं हुई, डिलिमिटेशन होगा। हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो एक गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था, तो ये पोस्ट डेटेड कमिटमेंट है फ्रॉम समबडी who has failed, whose credibility is all time low. तो लगातार इस बिल पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव संसद भवन में ही मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त संसद भवन के दोनों ही सदनों में क्या कुछ चल रहा है। अनुज, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं कि आज महिला आरक्षण पर लोकसभा में चर्चा जारी है और राज्यसभा में जो स्पेस है
और स्पेस सेक्टर में भारत ने जिस तरह का कीर्तिमान स्थापित किया उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन सबकी निगाहें लोकसभा पर बनी हुई हैं। किस तरह का माहौल, किस तरह की बातें इस वक्त हो रही हैं वहां? देखिए, बिल्कुल असीम, अगर राज्यसभा की बात करें तो जिस तरीके से स्पेस के क्षेत्र में भारत ने ऊंची लगातार छलांग लगाई है और वैज्ञानिकों का एक मान और सम्मान जो है उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लगातार प्रयास किए और चंद्रयान 3 की सफलता, उसको लेकर तो राज्यसभा में चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जो विधेयक महिलाओं का 33% को लेकर जो लाया गया है, उस पर अब चर्चा चल रही है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा संजीव से कि आपको इस नई इमारत की तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि ये इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी नई संसद के अंदर ये इतिहास बनेगा जिसकी कई दशकों से देश की महिलाएं जो हैं यहां पर इसका इंतजार कर रही थी। जी असीम, सबसे बड़ी बात यही है कि अब जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे उसमें क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, जिसमें कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता हैं सोनिया गांधी हों, वो भी अब इस बात को कह रही हैं कि वो इस विधेयक का समर्थन करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कई बार यूपीए की सरकारों में इसको बिल को लेकर लाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो उस समय विपक्ष में थी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। आखिर ये पास क्यों नहीं हो पाया, ये एक सबसे बड़ा सवाल। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर इस नई संसद में पहला विधेयक जो लाया गया, आज शाम तक इसको चर्चा के बाद इसको पारित कराया जाएगा। कल राज्यसभा के अंदर यह विधेयक जाएगा, वहां से इसको पारित कराया जाएगा। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कई दशकों की जो एक मांग थी महिलाओं की, और जो एक लैंगिक, अगर हम समानता की बात करें, वो लैंगिक समानता अब इस देश की महिलाओं को मिलने जा रही है 33% आरक्षण के। बिल्कुल अनुज, 3 दशक यानी कि 27 साल, 1996 में इसको लेकर शुरुआत की गई थी, आरक्षण को लेकर, इस बिल को लेकर। 1996 से लेकर 2023 का साल, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये सारी जो गुड फॉर्च्यून हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी किस्मत में आती हैं। महिला आरक्षण को लेकर बीते 27 सालों का जो एक सफर रहा है, उसको कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया, इस पर चर्चा हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच ये कंसेंसस है कि ये आरक्षण होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ये भी अनुज कह रहे हैं कि अब सबसे पहले अभी जो डिलिमिटेशन है, एक तो जनगणना की बात हो, जनगणना 2026 तक हम जानते हैं कि नहीं है, 2026 के बाद फिर 2029 का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव। तो कम से कम हम ये मान सकते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, कि 2029 से पहले हम महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। देखिए, डिलिमिटेशन जरूरी होगा, आप भी जानते हैं इस बात को लेकर। 2026 के बाद ही डिलिमिटेशन होगा, और ये काम डिलिमिटेशन कमीशन को करना है असीम, ये सरकार को नहीं करना है। तो निश्चित तौर पर इसके अंदर अब जो भी समय लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अब जो है महिलाओं को उनका हक मिलने जा रहा है। और आज जो संसद के अंदर या संसद के बाहर जो विपक्षी दल इस बात को कह रहे हैं कि ये जल्दी लागू होना चाहिए, ये कब लागू होगा सरकार को बताना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हर राजनीतिक दल क्रेडिट लेना चाह रहा है, और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सांसदों ने इस बात को कहा कि आपकी सरकार तो कई दशकों तक थी, तब तो आप इसको पास नहीं करा पाए, तब तो आप एक राय नहीं बना पाए अपने जो साथी दल थे, और आज जब इसको संसद पास करने जा रही है तो आप समय पूछ रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पर डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन के बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट देगी, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये भी है असीम कि ये जो आरक्षण मिलेगा, वहां ये भी देखा जाएगा कि वहां सपोज कीजिए अनुसूचित जनजाति और जाति की जो महिलाएं हैं, अगर उनको वहां पर टिकट मिलेगा आपकी विधानसभाओं में या लोकसभा के अंदर, तो उनके अनुपात के हिसाब से मिलेगा। जहां उनकी संख्या ज्यादा होगी, वहां उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। उस प्रक्रियाओं के बाद ये अमली जामा इस विधेयक को पहनाया जाएगा, और ये अब बहुत समय इसके अंदर नहीं लगेगा। 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत वहां से होगी। एक और सवाल अनुज, संक्षेप में बताइएगा कि जिस बात का जिक्र निशिकांत दुबे ने किया कि इस बिल को लेकर सबसे पहले सीपीएम के नेता गीता मुखर्जी, उसके बाद बीजेपी की सुषमा स्वराज,
और आज जब इस बिल पर चर्चा के लिए सोनिया गांधी खड़ी हुई तो उन्होंने इन दोनों लीडर्स का नाम तक नहीं लिया। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर उनका कहने, निशिकांत दुबे ने जो कहा उनका यही मकसद था कहने का कि निश्चित तौर पर जिन्होंने महिलाओं के हकों की आवाज को उठाया है संसद के अंदर और संसद के बाहर, उनको क्रेडिट देना चाहिए था। आज सोनिया गांधी भी खुद एक महिला हैं और लंबे समय तक जो है कांग्रेस की यहां पर सरकार रही है। उनको एक महिला होने के नाते और देश की सांसद होने के नाते उनको क्रेडिट देना चाहिए था, चाहे उसमें सुषमा स्वराज हो या गीता मुखर्जी हो। निश्चित तौर पर महिलाओं को आरक्षण देने की बात सबसे पहले महिलाओं ने उठाई थी। अगर सोनिया गांधी अपने मुख से संसद के अंदर इस बात को कह दी तो आज निश्चित तौर से राजनीति से परे बात होती और निश्चित तौर पर एक अच्छी परंपरा भी दिखाई देती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, इन तमाम ताजा अपडेट्स को संसद भवन परिसर से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।